कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे बड़े भाई की एक गांव में शादी होने वाली थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस गांव में रहने वाली सभी लड़कियां एक चुड़ैल थीं और गलती से जिस पंडित से हमने अपने बड़े भाई की शादी के लिए बोला हुआ था उस पंडित को भी उसी गांव की एक लड़की पसंद आ गई थी और उस पंडित ने वो फोटो मेरी मम्मी को दिखाई। तभी मेरी मम्मी ने उसे पसंद किया और फिर मेरे भाई ने भी उसे पसंद कर लिया, यहाँ तक कि मेरी बहन ने भी उसे पसंद कर लिया था। और फिर सब लोगों के पसंद कर लेने के बाद हम उस गांव में रिश्ते की बात करने के लिए गए और तब जाकर हमें पता चला कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। अगर हमने शादी के लिए लड़की को रिजेक्ट कर दिया तो यहीं पर हम लोगों को मारकर गाड़ दिया जाएगा और अगर हमने हाँ बोल दिया तो हमारे घर एक चुड़ैल आ जाएगी। अब हम बहुत ही बुरी स्थिति में फंस चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी आस वापस जागने लगी और ये दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। आज भी इसके बारे में सोच लेता हूँ तो मेरी आत्मा ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से कांपने लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, जब से ऑनलाइन कैब की सुविधा आई है तब से ही काफ़ी सहूलियत हो गई है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम 5 लोग हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ और मेरे पिताजी। हम ऑनलाइन कैब बुक करेंगे और हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर राजपुर गांव जाएंगे और लड़की को देखेंगे। उसके बाद घर में दुल्हन बनाकर लाएंगे। हमारे निकलने की प्लानिंग तो शाम की ही थी, लेकिन कैब ड्राइवर ने आने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी थी, जिसकी वजह से हमें निकलते निकलते 6 बज गए थे। शाम के 6 बजे हम अपने घर से रवाना हो गए थे और अभी 35 किलोमीटर लंबा सफ़र हमें तय करना था। हम सब बहुत खुश थे और मैं अपने ईयरफोन में गाने सुन रहा था और विंडो वाली सीट का मज़ा ले रहा था। ठंडी ठंडी चलती हवाएं और उस पर से रोमांटिक गाना कमाल का था। तभी मेरी बहन ने मुझे कौनी मारते हुए कहा तो मैंने गौर किया कि कैब ड्राइवर कुछ बता रहा है और मेरा पूरा परिवार उस कैब ड्राइवर की तरफ हैरानी से देख रहा है। मैंने अपने दोनों कान में लगे ईयरफोन को हटाया तो मुझे सुनाई दिया कि वो ड्राइवर इसी रोड में हुए एक भयानक हादसे के बारे में बात कर रहा था। तभी मैंने उस कैब ड्राइवर को कहते हुए सुना, यहाँ पर बहुत पहले लूटपाट हो जाना बहुत ही एक आम बात थी। लुटेरे चलती हुई कार में अंडा फेंकते थे जिससे ड्राइवर को कुछ दिखता नहीं था और ड्राइवर गाड़ी रोक देता था और गाड़ी रोकते उसके साथ लूटपाट हो जाया करती थी। तभी मैंने देखा कि ड्राइवर की बात सुनकर सबका चेहरा ड्राइवर की तरफ ही घुमा हुआ था। सब ड्राइवर को हैरानी से देख रहे थे। तभी पापा ने चिल्लाते बोला, तो फिर इस रास्ते से आने की क्या जरूरत थी? इस पर कैब ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब से इस रास्ते पर भूतों की अफवाह उड़ी है तब से यहाँ पर लुटेरे नहीं आते। इतना सुनकर पापा ने सुकून की सांस ली, लेकिन मम्मी डर चुकी थी क्योंकि पापा को भूत पर यकीन नहीं था, लेकिन मम्मी ने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी। मुझे भी भूतों पर यकीन नहीं था और ना ही मेरे भाई बहन इस चीज़ को मानते थे। ड्राइवर की ये बात सुनकर मम्मी बेमतलब डर गई थी। मैं वापस से अपने ईयरफोन को कान में लगाकर गाना सुनने लगा। अब हम अच्छी रफ्तार में लगातार आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और ज़्यादा दूर तक कोई भी नज़र भी नहीं आ रहा था सामने से। तभी हमने देखा कि एक लंबे दांत वाला शैतान जैसा दिखने वाला कोई रोड को क्रॉस कर रहा था। पापा उसको देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाए और उनकी आवाज़ सुनकर कार में बैठे सभी लोग अचानक से ही डर गए और बोले, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्लाए? तभी उन्होंने अपने हाथों को आगे किया और उंगली से हमें उस शैतान को रोड क्रॉस करते दिखाया। कैब ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया था और उसको देखकर हम सभी लोग बुरी तरीके से डर गए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि हमारा दिल हमारे सीने से निकलकर कहीं भाग जाएगा। कैब ड्राइवर ने पापा की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल खामोश रहना, उस शैतान को गुस्सा नहीं आना चाहिए वरना ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इतना सुनकर हम सब बिल्कुल खामोश हो गए। तभी अचानक ही वो शैतान एक जंगल से निकलकर दूसरी जंगल की तरफ चला गया। तभी कैब ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी मैंने उस कैब ड्राइवर से सवाल किया, आपको कैसे पता कि ये शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तब उस कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, मेरा यहाँ से अक्सर आना जाना होता रहता है, इसलिए मुझे इसकी सारी जानकारी है और मेरे पिताजी भी एक बड़े तांत्रिक हैं।
इसलिए मुझे शैतानों से इतना डर भी नहीं लगता। इतना सुनकर हमारे बेजान से शरीर में वापस से जैसे जान आ गई हो। इतना बोलकर बेफिक्र से कैब ड्राइवर गाड़ी को चलाने लगा। हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हमारे चेहरे से हमें साफ साफ डरा हुआ समझा जा सकता था और हमारी हवा टाइट हो चुकी थी। एक दूसरे को हम कुछ कहने के काबिल भी नहीं बचे थे, जैसे हमारे शरीर में जान बची ही ना हो। बस एक दूसरे की आंखों में देखकर हम बार बार उस ड्राइवर को देख रहे थे। कुछ समय के बाद हम लड़के वालों के गांव राजपुर पहुंच गए। पहली बार हम लोग लड़के वाले के घर गए थे, इसलिए शुरुआत में तो हमें लड़की का घर ढूंढने में दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग गांव में पहुंचे तो ये गांव वाले थोड़े अटपटे से लग रहे थे। तभी पापा ने एक आदमी से पूछा, भाई जरा सुनना, यहाँ पर रामा काका का घर कौन सा है? रामा काका यानी कि लड़की का बाप पूरे गांव वाले लड़की के बाप को इसी नाम से बुलाते थे। तभी पापा ने सोचा कि इसी नाम से ही बुलाना सही होगा। लेकिन पापा के इतना पूछते ही उस आदमी ने बवाल करना शुरू कर दिया। उसने बोला, तुम्हारी मजाल कैसे हो सकती है कि तुम दूसरे गांव से आकर यहाँ पर रामा काका को रामा काका कहकर बुलाओ? ये चीज़ सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। कैब में बैठे सभी लोग हंसने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी हंसने लगा और ये देखकर उस आदमी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथों से कार को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा थी। वो कार को किसी माचिस के डिब्बे की तरह हिला रहा था। तभी कार ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे समझे कार को जल्दी से आगे बढ़ाया। हमने कुछ दूर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी हमें नजर ही नहीं आ रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि अचानक से वो कहीं गायब हो गया है। कार में बैठे इस मंजर को देखकर सभी लोगों की धड़कनों की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी और मेरे चेहरे पर तो भरपूर पसीना आ गया था। अचानक से उसको गायब होता देखकर हम सभी लोग काफी डर चुके थे। तभी मैंने बोला, ड्राइवर साहब, अच्छा हुआ आपने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया, वरना वो गाड़ी को पूरा पलट देता। और इतनी सी बात पर कोई गुस्साता है क्या? तभी ड्राइवर ने ऊपर लगी बैक मिरर से मेरी ओर देखते बोला, मैं पिछले 20 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ। मेरा एक से बढ़कर एक लोगों से पाला पड़ा है, लेकिन अब तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। इतना बोलकर ड्राइवर वापस से आगे की तरफ देखने लगा और कार को धीमी रफ्तार में चलाता रहा। शुक्र है कि थोड़ी कोशिश करने के बाद कुछ देर में हमें रामा काका का घर मिल गया। अपने घर के सामने रामा काका खाना खाकर टहल रहे थे। कैब ड्राइवर ने हमें रामा काका के घर के सामने उतारा और अपना पैसा लेकर वापस चला गया। तभी हम लोग घर के अंदर आए और रामा काका ने हमसे बैठने को बोला और हम सब बैठे ही थे कि तभी मेरी नज़र उसकी छोटी बहन पर पड़ गई। तभी मैंने राइट में कोनी मारते हुए अपनी मम्मी को इशारा करके दिखाया, क्योंकि उसकी छोटी बहन दीवार पर मौजूद छिपकली को अपने चप्पलों से मार रही थी और ये चीज़ मुझे काफ़ी अटपटी लगी। इसलिए मैंने अपनी माँ को भी दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो छिपकली को मार नहीं रही, बल्कि वो छिपकली को दीवार से भगा रही है। लेकिन शायद वो मेरी बात उसी समय समझ जाती तो इतनी बड़ी परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ता। रामा काका बैठकर मेरी माँ और मेरे पापा से बात करने लगे। मेरे भाई का ध्यान तो बस उसकी बड़ी बहन के ऊपर लगा हुआ था। वो अपनी बेताब नज़रों को बार बार किचन की तरफ घुमा रहा था, क्योंकि अंदर किचन की तरफ उसकी होने वाली बेबी चाय बना रही थी। मैं अपनी नज़र घर के कोने कोने पर घुमा रहा था और मुझे लग रहा था कि ये लोग काफ़ी अजीब हैं। तभी अंदर से मेरी भाभी निकल कर आई। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें कई सारी चाय की प्यालियां रखी हुई थी। उसने एक एक चाय सबको बढ़ाकर नजाकत के साथ दी। हम लोग भी चाय बड़े मज़े से पीने लगे, लेकिन चाय बिल्कुल बेकार बनी हुई थी। ऐसा कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये बात लड़की को बुरी लग जाती। लेकिन सच बताएं तो मैंने एक घूंट चाय का जिप मारते ही चाय बाहर निकाल दी थी। सब मेरी ओर ही देख रहे थे। तभी मैंने बोला, मैं तो चाय नहीं पीऊँगा। तभी मेरी माँ की चाय खत्म हुई तो वो जोर से चिल्ला उठी, इसमें तो छिपकली है, कोई चाय मत पियो। मेरी माँ की प्याली के अंदर एक छिपकली की कटी हुई पूंछ मिली। उसको देखकर मेरी माँ अपना आपा खो गई और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, मेहमानों के साथ ऐसा करते हो तुम लोग? मेरा बेटा सही बोल रहा था कि वो छिपकली भगा नहीं रही, बल्कि छिपकली को मार रही है, लेकिन मैंने इस पर यकीन नहीं किया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतना बोलकर माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर घर से बाहर निकलने ही वाली थी। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि माँ के इतना सब कुछ कहने के बाद भी ना तो मेरा भाई खड़ा हुआ और ना ही मेरी बहन खड़ी हुई और ना ही मेरे पिताजी खड़े हुए। मैंने अपने बड़े भाई के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, जो कि मेरे राइट हैंड की तरफ बैठा हुआ था, चलना है या फिर रात का खाना खाकर चलोगे? लेकिन उन तीनों के ऊपर कोई भी असर ही नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
फिर कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने और माँ ने उस लड़की की आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं की थी। इसके वजह से हमें उसके जादू का असर नहीं हो रहा था। लड़की की तरफ से उन सभी लोगों के ऊपर जादू कर दिया गया था जो कि उसकी आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे थे। हम लोग जल्दी से उठे और यहाँ से रवाना होने की सोच रहे थे कि तभी बाहर का दरवाजा बंद हो गया और अचानक से लाइट भी गायब हो गई। उस घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था और कुछ देर के बाद लाइट फिर से लौट कर आई तो हमने देखा कि घर में लड़की का एक भी परिवार वाला मौजूद ही नहीं है। उस घर में खाली लड़की मौजूद थी और मेरा पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। मैंने और माँ ने साथ में मिलकर वापस से दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मेरी माँ ने बोला, हम लोग तो अच्छा फंस गए यहाँ पर आकर, हमें पहले इस गांव के बारे में पता कर लेना था। तभी मैंने माँ की तरफ देखते हुए बोला, अब कर भी क्या सकते हैं, फिलहाल यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग बाहर की तरफ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे और हम लोगों ने दरवाजे को अंदर की तरफ भी खींचा लेकिन दरवाजा जो था खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मजे की बात यह थी कि हमारी मदद करने के लिए हमारा बाकी का बचा हुआ परिवार भी नहीं आ रहा था। वो बड़े मजे में ही बैठे हुए थे मानो जैसे कोई पुतला हो। उस लड़की की तरफ से मेरे परिवार के ऊपर कोई जादू कर दिया गया था। इतना तो कन्फर्म था कि मेरे परिवार वालों के ऊपर जादू हो गया था। मैं और मेरी माँ इस जादू से बचे हुए थे, बाकी इसकी चपेट में मेरा हर एक परिवार का सदस्य फंस चुका था। अब हम लोग दरवाजा खोल ही रहे थे कि तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ हमारे कानों में आई, कोई फायदा नहीं होगा मम्मी जी, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इतना सुनकर मेरी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मेरी माँ यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उसकी मीठी आवाज़ किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। लेकिन मेरी माँ ने फैसला किया था कि वो उसकी आंखों में नहीं देखेगी और मेरा भी यही फैसला था। माँ ने बिना नज़रों को उस लड़की से मिलाए उससे पूछा, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ गए? तब उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे परिवार वाले, यहाँ तो मेरा कोई परिवार ही नहीं है। फिर मैंने बोला, जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पर तो कुछ लोग मौजूद थे, वो लोग कहाँ गए? तब उस लड़की ने बताया कि मैं तो यहाँ अकेली थी, तुम किसकी बात कर रहे हो? अब माँ ने इतना सुनकर फैसला कर लिया कि माँ उस लड़की से आगे कोई सवाल नहीं पूछेगी। वापस से वो लड़की किचन में गई और पता नहीं जाकर क्या बनाने लगी। हम लोग दरवाजा खोलने की कोशिश ही कर रहे थे और तो और हमें यहाँ पर कोई खिड़की वगैरह भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ समय के बाद किचन से वो लड़की निकल कर वापस से आई। उसके हाथ में वेज बिरयानी की भरी प्लेट थी। उसने वो वेज बिरयानी मेरे परिवार वालों के सामने रख दी। तभी उस लड़की ने मुझे और मेरी माँ को भी आवाज़ दी लेकिन हम दोनों ने ना खाने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरा परिवार बड़े ही मज़े से इस बिरयानी को खाई जा रहा था। तभी मेरी माँ ने बोला, मुझे टॉयलेट आई है, ये दरवाज़ा खोल दो। क्योंकि माँ को लगता था कि गांव के घरों में टॉयलेट नहीं होता, इसलिए माँ दरवाज़ा खुलवा देगी और हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर लोगों को लाकर अपने परिवार वालों को इस चुड़ैल से बचा लेंगे। लड़की ने माँ को टॉयलेट का रास्ता बताया और हैरान की बात तो ये थी कि घर में ही टॉयलेट मौजूद था। माँ की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। आखिर हम दरवाज़ा खुलवाएं तो खुलवाएं कैसे? और तो और वो लड़की साफ साफ ये बोल रही थी कि ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कोई ना कोई तरीके से हमें दरवाज़ा खुलवाना ही था क्योंकि बिना दरवाज़ा खुलवाए हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना हम घर का जायजा लें और हो सकता है घर के कोने में एक खिड़की मौजूद हो जिसके माध्यम से हम घर से बाहर निकल जाएं। एक बार घर से हम बाहर निकल गए तो उसके बाद मदद के लिए किसी न किसी को तो बुला ही लेंगे। माँ टॉयलेट करने के लिए गई, पीछे पीछे मैं भी चला गया और मैंने जाकर पूरे घर का जायजा लिया। लेकिन कोई भी ऐसी खिड़की मौजूद नहीं थी जो कि मेरी ताकत से खुल जाती। उस घर में खिड़की तो वैसे बहुत सारी थी लेकिन मेरे खोलने से खुल नहीं रही थी। तभी मैंने देखा कि किचन में कई सारी मरी हुई छिपकली पड़ी थी और उन छिपकली में से सबकी पूंछ अलग अलग थी। तभी माँ टॉयलेट करके वापस आई, माँ के साथ साथ मैं भी आ गया। तभी मैंने देखा अभी वो लड़की यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमने अपने परिवार वालों से बात करने की कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें अपने वश में कर रखा है और अपने परिवार वालों के बगल में आकर हम लोग भी बैठ गए थे क्योंकि हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की दरवाजे को खोलने की या इस घर से बाहर निकलने की। लेकिन हमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दिया जिसके माध्यम से हम इस घर से बाहर निकल सकते थे। तभी हमने देखा कि किचन से वो चुड़ैल वापस आई है। उसके हाथ में चाकू है और उसने हमसे सवाल किया, मैं आपको कैसी लगी? क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे?
मेरी और माँ की नज़र उसके पैरों की तरफ थी, जो कि साड़ी की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं उठकर चुपचाप किचन की तरफ जाने लगा, पर उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा वो चुड़ैल मुझे किचन में जाने से रोकेगी, लेकिन उसने रास्ता छोड़ दिया और माँ के करीब आ गई। मैं किचन में गया और देखने लगा कि कोई धारदार हथियार मौजूद है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मैं वापस से किचन से आया तो मैंने देखा कि वो जबरदस्ती माँ का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर माँ को अपनी आंखों में दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी। मैंने पीछे से डरते हुए बोला, भाभी आप ये क्या कर रही हो? इतना सुनकर उसने अपना मुंह मेरी तरफ घुमाया। मैंने अपनी नजरों को नीचे किया कि कहीं गलती से भी मेरी और उसकी आंखें ना मिल जाएं, और तभी वो मेरी तरफ बढ़कर आई। तभी हमें महसूस हुआ कि घर के दरवाजे के बाहर कोई आया है और दरवाजा ठोक रहा है। तभी वो चुड़ैल दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाकर दरवाजे को खोला तो हमने देखा कि सामने वही कैब ड्राइवर खड़ा है जो कि हमें यहाँ तक छोड़ने आया था। तभी उस कैब ड्राइवर ने उस चुड़ैल की नज़रों से मिलाकर बोला, उनमें से किसी का मोबाइल मेरे कैब में गिर गया था। हैरान की बात तो ये थी कि इस कैब ड्राइवर ने चुड़ैल की नज़रों से नज़रें मिला ली थी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई भी असर ही नहीं हुआ। कैब ड्राइवर ने मोबाइल आगे बढ़ाया। तब मैंने बोला कि हम लोगों को भी यहाँ से चलना है, एक काम करिए आप वापस से हमें वहीं छोड़ देंगे जहाँ से पिकअप किया था। इतना सुनकर कैब ड्राइवर ने बोला, हाँ क्यों नहीं। मैं जल्दी से कैब ड्राइवर के पास गया और उनके हाथ से मोबाइल लिया। कैब ड्राइवर हमारी स्थिति को समझ चुका था। उसने घर के चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाया और हमारी तरफ देखा। हमारा घबराया हुआ चेहरा देखकर वो इतना तो समझ गया था कि हम लोग कोई परेशानी में हैं। फिर उसने एक बार चुड़ैल के पैरों में नज़र डाली और उसका शक यकीन में बदल गया। उसने ना जाने क्या पढ़कर चुड़ैल के माथे पर अपना अंगूठा रखा और चुड़ैल वहीं पर बेहोश हो गई। भाई बहन और पापा के ऊपर जो जादू का असर था अब वो भी खत्म हो गया था। ये कैब ड्राइवर किसी फरिश्ते की तरह यहाँ पर आकर हमारी मदद कर रहा था। जल्दी से हम लोगों ने पापा भाई बहन को उठाया और कैब की तरफ भागे। तभी कैब ड्राइवर ने जल्दी से कैब स्टार्ट की और हम वहाँ से रवाना हुए। अब कैब ड्राइवर गाड़ी को भगा रहा था। तभी मैंने पूछा, आपने क्या पढ़कर उस चुड़ैल के माथे पर अपना अंगूठा रखा जिससे वो बेहोश हो गई? उस कैब ड्राइवर ने जवाब दिया कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पिताजी एक बड़े तांत्रिक हैं और उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिला है। उन्हीं में से एक ज्ञान ये भी था जिससे मैंने उस चुड़ैल को बेहोश कर दिया था। ये एक मंत्र है जिसे मैं हर किसी को नहीं बता सकता। दोस्तों इतना सुनकर मैंने बोला, कोई बात नहीं, शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। पर अभी भी मेरी बहन, मेरा भाई और मेरे पापा को ये नहीं पता चल सका था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। वो अभी भी बिल्कुल गुमसुम थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हमने कार में उनको सारी बातें बताई, जिसको सुनकर उन सभी के होश उड़ गए। उस कैब ड्राइवर वाले ने हमें हमारे घर पर छोड़ा और एक मंत्र पढ़कर हम सबके ऊपर फूका, क्योंकि वो चुड़ैल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। तभी कैब ड्राइवर ने बोला, ऐसी चुड़ैल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वो घर तक आ जाती हैं और शादी करके बच्चे तक पैदा कर लेती हैं और फिर शुरू होती है इनकी असली कहानी। तभी मैंने कैब ड्राइवर की तरफ देखा और बोला, कैसी कहानी? इस पर कैब ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। शुक्र है कि वो कैब ड्राइवर समय पर आ गया था, वरना हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला होता। तभी हमने फैसला किया कि अब ऐसे किसी भी पंडित के दिखाने पर लड़की देखने नहीं जाएंगे। पहले जांच पड़ताल करेंगे और फिर उसके बाद ही लड़की देखने जाएंगे। हमें हमारी इस गलती से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें ये तो यहाँ तक लग रहा था कि हम लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन वो कैब ड्राइवर अगर तांत्रिक का बेटा नहीं होता तो यकीनन आज हम लोग जिंदा नहीं होते। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही।